इसके पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशियों को हम लोग व्यक्त कैसे करते हैं, और फिर इसके बाद सदिश राशियों के कुछ प्रकार को हम लोग पढ़े हुए थे, जैसे समांतर सदिश, समान सदिश, विपरीत सदिश और एकांक सदिश, शून्य सदिश। आगे का जो टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे लंबकोणीय एकांक सदिश। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे लंबकोणीय एकांक सदिश से। तो लंबकोणीय एकांक सदिश क्या होता है भाई? लंबकोणीय एकांक सदिश देखिए, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश होता है आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश होता है जे कैप और जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश होता है के कैप। आपको बताया गया था एकांक सदिश का परिमाण एक होता है और यह सदिश दिशा बताता है। यह सदिश क्या बताएगा? दिशा बताएगा। जैसे कोई बल, कोई वेग अगर आपको दिया गया हो, उसका दिशा एक्स अक्ष की दिशा में हो तो आप उसकी दिशा आई कैप से प्रदर्शित कर सकते हो। वाई अक्ष की दिशा में है तो जे कैप से प्रदर्शित कर सकते हो और जेड अक्ष की दिशा में है तो के कैप से प्रदर्शित कर सकते हो। जैसे अगर कोई बल है 10 न्यूटन और वो एक्स अक्ष की दिशा में लगा हुआ है, उसको हम लोग इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, एफ वेक्टर बराबर 10 न्यूटन आई कैप। आई कैप क्या बता रहा है? दिशा बता रहा है। ये क्या बता रहा है? दिशा बता रहा है भाई। ये कौन सी दिशा बता रहा है? एक्स अक्ष की दिशा बता रहा है, क्योंकि ये एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है। जैसे मान लीजिए अगर इस प्रकार लिखा है, ये मान लीजिए वेग है -10 मीटर पर सेकेंड जे कैप। तो देखिए ध्यान दीजिए, जे कैप क्या बताता है? वाई अक्ष की दिशा, लेकिन माइनस यहाँ पे लगा है तो ये बताएगा माइनस वाई अक्ष की दिशा। इसका मतलब किसी वस्तु का वेग 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन दिशा क्या है? माइनस वाई अक्ष की दिशा। तो देखिए अब आगे अगर बात किया जाए, ये आपका हो चुका है लंबकोणीय एकांक सदिश। तो वेक्टर के और भी टाइप हैं जो हम लोग आगे के कुछ चैप्टर में उसकी चर्चा करेंगे। अभी हम लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे। जैसे आपका एक्सियल वेक्टर हो गया, अक्षीय सदिश हो गया, तो हम लोग बहुत अच्छे से इसको यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे। तो आगे हम लोग जब अक्षीय सदिश पढ़ेंगे तो उसकी चर्चा वहीं पे करेंगे। तो आगे हम लोग शुरुआत करेंगे अब वेक्टर के योग, मतलब वेक्टर को हम लोग जोड़ते कैसे हैं, दो वेक्टरों को जोड़ते कैसे हैं और दो वेक्टरों को घटाते कैसे हैं, दो वेक्टरों को गुणा कैसे करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक नियम करके सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेक्टरों का योग, वेक्टरों का योग। तो अगला टॉपिक क्या है? वेक्टरों का योग। वेक्टरों का योग या सदिशों का योग, जो भी हो भाई। तो वेक्टरों का जो योग होता है, मतलब वेक्टरों के योग का जो विधि है वो दो विधि है। पहली विधि है ज्यामितीय विधि और दूसरी विधि है गणितीय विधि। पहली विधि है ज्यामितीय विधि और दूसरी विधि क्या है? गणितीय विधि। अब देखिए ज्यामितीय विधि में आपका पहली विधि हो जाएगा, ज्यामितीय विधि में पहली विधि हो जाएगा त्रिभुज नियम और दूसरा हो जाएगा समांतर चतुर्भुज नियम और तीसरा हो जाएगा बहुभुज नियम, बहुभुज नियम। और बाकी गणितीय विधि आपका एक ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे ज्यामितीय विधि, मतलब वेक्टरों के जोड़ने की ज्यामितीय विधि। और ज्यामितीय विधि में जो सबसे पहले नियम को हम लोग पढ़ेंगे वो है त्रिभुज नियम, मतलब वेक्टरों को त्रिभुज नियम से कैसे जोड़ेंगे, वेक्टरों को त्रिभुज नियम से कैसे जोड़ेंगे।
इस बात को ध्यान से समझा जाए। अब देखिए भाई, त्रिभुज नियम, दो वेक्टरों के जोड़ने का जो त्रिभुज नियम है, जैसे मान लीजिए आपका ये दो वेक्टर दिया गया है, वेक्टर ए, वेक्टर बी। हमने बताया था कि वेक्टरों को तीर की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। आपको दो तीर दिया गया है, ये वेक्टर ए को प्रदर्शित कर रहा है, ये वेक्टर बी को प्रदर्शित कर रहा है। वेक्टर की जो लंबाई होगी, ये जो तीर है, तीर की लंबाई क्या देगा, वेक्टर का परिमाण, और जो ये हेड है बाराग्र, ये क्या देगा, दिशा देगा। तो हम लोग को करना क्या है, दोनों वेक्टरों को जोड़ना है। देखिए पिछले क्लासों में हम लोग जोड़ने का जो तरीका सीखे थे कि 2 में 3 जोड़ेंगे 5 आएगा, 3 में 4 जोड़ेंगे 7 आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर दो वेक्टर क्वांटिटी है आपका, एक का परिमाण 3 है, दूसरे का परिमाण 4 है, और इनको जोड़ा जाएगा तो 3 और 4 हमेशा 7 आए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं होगा। 3 और 4 1 भी आ सकता है, 3 और 4 7 भी आ सकता है, 7 व 1 के बीच बल्कि कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि दोनों वेक्टर की दिशा के बीच का कोण क्या है, दोनों वेक्टर के दिशा के बीच का कोण क्या है। अभी तक हम लोग यही जानते थे कि 2 3 क्या होता है, 5। 2 में अगर 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। लेकिन अब यहाँ पर अगर दो वेक्टर क्वांटिटी होगी, एक का परिमाण 2 होगा इकाई और एक का परिमाण 3 इकाई होगा, तो अगर उनका योग पूछा जाए तो हमें पता होना चाहिए कि दोनों वेक्टर के दिशा के बीच का एंगल क्या है। तब जा कर के हम लोग बता पाएंगे, उन दोनों वेक्टर के योग का परिमाण बता पाएंगे और दिशा बता पाएंगे। इस बात को हम लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर जो हम लोग के लिए एक नया नियम है, तो उसी नियम को हमको सीखना है। अगर आप लोग ध्यान से नहीं देखेंगे तो फिर आपके लिए समस्या आगे होता जाएगा। तो देखिए, ध्यान दीजिए भाई, तो त्रिभुज नियम में हमको करना क्या है, पहले हम वेक्टर ए खींचेंगे और फिर वेक्टर बी को उसके समांतर इस प्रकार शिफ्ट करेंगे जिससे कि वेक्टर बी का जो टेल है वेक्टर ए के हेड से जुड़ जाए। ऐसे मैंने इसको खिसका के वेक्टर ए के हेड से जोड़ा, मतलब वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल जोड़ दिया। अब फिर क्या करना है, वेक्टर ए का जो टेल है और वेक्टर बी का जो हेड है, दोनों को मिला देना है, दोनों को मिला देना है। तो ये जो आपका ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन, ये जो लाइन आपका है, इसे हम एक क्या बना देंगे, एरो। क्या बना देंगे, एरो। ये आपका बन गया एरो, ये वाला लाइन। ठीक, हमेशा ध्यान देना आपको क्या करना है, पहले वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल मिलाना है और फिर वेक्टर ए का टेल वेक्टर बी के हेड से मिला देना है। तो ये जो एरो आपका नया वाला एरो आया, ये क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणामी, जिसे हम लोग लिखेंगे आर वेक्टर से। अब ये जो इसकी लंबाई होगी, इसकी जो क्या होगी, लंबाई, जो आर वेक्टर है ना, आर वेक्टर की जो लंबाई होगी वो इन दोनों वेक्टर के परिणामी का परिमाण देगा, और बाकी ये जो एरो का हेड है ये क्या देगा, दिशा। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ेगा और फिर क्या करोगे आप लोग, पहले वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड से मिला दोगे, एक नई लाइन ड्रॉ करोगे, आपका त्रिभुज बन जाएगा। तो ये जो आपका लाइन होगा, ये जो एरो होगा, ये क्या होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के योग का परिणामी होगा। इसे आर वेक्टर से लिखेंगे। तो ये जो आर वेक्टर का लंबाई होगा ये देगा इन दोनों के योग के परिणामी का परिमाण, और ये आपका हेड क्या देगा, दिशा देगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, जैसे बात किया जाए, एक एग्जाम्पल ले लिया जाए इस पर, सवाल
किस प्रकार आ सकता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, उस पर 2 बल लगा है। एक लगा है इधर 3 न्यूटन बल और एक लगा है इधर 4 न्यूटन बल लगा हुआ है। दोनों बल लंबवत हैं। दोनों बल क्या है? लंबवत। हमें क्या बताना है? वस्तु पर कुल कितना बल लगा है। वस्तु पर कुल कितना बल लगा है? तो भाई एक बल कितना है? 3 न्यूटन। दूसरा बल कितना है? 4 न्यूटन। तो कुल कितना लगा? 7 न्यूटन। भाई यही तो कहेंगे, कुल कितना लगा? 7 न्यूटन। नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने अभी बताया कि 2 वेक्टर को जब हम जोड़ेंगे तो उनके परिमाण के साथ साथ उनके दिशा को भी देखेंगे। अब यहाँ पे 3 और 4 साथ नहीं आएगा, आ भी सकता है, लेकिन वो अगर समान दिशा में होते, अगर दोनों बल क्या होते? समान दिशा में होते। एक बल इधर लगा, एक बल इधर लगा है, तो इनका जो परिणामी आएगा वो 5 न्यूटन आएगा। कैसे आएगा वो हम आपको बताते हैं। अभी हमने आपको क्या बताया? त्रिभुज नियम का हम लोग क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। देखिए, जैसे एक बल मान लेते हैं x दिशा में है और एक बल मान लेते हैं y दिशा में है। दोनों बल लंबवत हैं, तो एक बल x दिशा में मान लिया जाए और एक बल y दिशा में मान लिया जाए। और हमने आपको बताया था किसी वेक्टर को कैसे प्रदर्शित करते हैं? एरो की सहायता से, और एरो की लंबाई क्या देगा? परिमाण। अब हम लोग यहाँ पे क्या मान लेंगे? मान लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन। तो 3 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? 3 न्यूटन। तो 4 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? 4 न्यूटन। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की लाइन एक खींचेंगे। ये लाइन किसको बताएगा? 3 न्यूटन को बताएगा। और फिर यहाँ पर इस दिशा में 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ये लाइन, ये जो एरो आप बना रहे हो, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? 4 न्यूटन को। ठीक, एक वेक्टर आपका ये हो गया और एक वेक्टर आपका ये हो गया। हमें दोनों वेक्टरों को जोड़ना है। तो जोड़ने का जो त्रिभुज विधि बताया गया उसमें क्या बताया गया? पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जोड़ो। तो मतलब इस वेक्टर को यहाँ उठा के ले आके रखो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ये हो गया 4 न्यूटन पहले वेक्टर के हेड से। देखो, पहला वेक्टर आपका 3 न्यूटन हो गया और दूसरा वेक्टर आपका 4 न्यूटन है। दिशा, एक का दिशा x अक्ष के दिशा में और एक का दिशा y अक्ष के दिशा में। अब किसी भी वेक्टर को उसी के समांतर विस्थापित करोगे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा आपको बताया जा चुका है। अब क्या करना है? पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड मिलाना है। तो ये जो नया वाला एरो आएगा, ये वाला क्या है? परिणामी है। तो मतलब 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का रिजल्टेंट वेक्टर यही तो है। तो बताइए भाई, ये कितनी लंबाई है? 4 सेंटीमीटर। और ये कितनी लंबाई है? 3 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाओगे तो ये कितनी लंबाई आएगा? 5 सेंटीमीटर। ये कितनी लंबाई आएगा? 5 सेंटीमीटर। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर लंबाई 1 न्यूटन को व्यक्त करता है, तो 5 सेंटीमीटर लंबाई 5 न्यूटन को व्यक्त करेगा। इसका मतलब ये लंबाई 5 सेंटीमीटर अगर है तो ये 5 न्यूटन को व्यक्त कर रहा है। कितने को व्यक्त कर रहा है? 5 न्यूटन को। तो आपका जो नेट बल होगा, वस्तु पर लगने वाला नेट बल होगा, वो कितना होगा? 5 न्यूटन। कितना होगा? 5 न्यूटन। ठीक। और दिशा क्या होगा भाई? हम जब 2 वेक्टर को जोड़ेंगे तो वेक्टर आएगा, तो वेक्टर का परिमाण हम लोग निकाल चुके हैं। अब हमें क्या बताना? दिशा। तो देखिए, ये x अक्ष के साथ कितना एंगल बना रहा है? ये x अक्ष के साथ बना रहा है 53 डिग्री। तो दिशा क्या बताओगे? x अक्ष से 53 डिग्री y अक्ष की ओर, मतलब x अक्ष से 53 डिग्री y अक्ष की ओर। ठीक। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे? त्रिभुज नियम से
दो वेक्टरों को जोड़ेंगे। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज नियम से दो वेक्टरों को जोड़ेंगे, परिमाण भी निकाल सकते हैं दो वेक्टरों के योग का और दिशा भी निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिए भाई, अगला नियम है समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम। दो वेक्टरों के जोड़ने का जो समांतर चतुर्भुज नियम है, ये क्या है भाई, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी आपको दिया गया है, ये दोनों वेक्टर आपको दिया गया है, आपको दिशा मालूम है, दोनों का परिमाण मालूम है, आप इन दोनों वेक्टरों को जोड़ेंगे कौन से नियम से, समांतर चतुर्भुज नियम से। तो पहले क्या करना है, दोनों वेक्टरों का टेल मिला देना है, दोनों वेक्टरों का टेल क्या करना, आपस में मिला देना है। तो देखो भाई, वेक्टर ए ये हो गया और वेक्टर बी आपका ये हो गया। बोलो भाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, वेक्टर ए का टेल वेक्टर बी का टेल आपस में मिला दोगे, लेकिन ध्यान देना है दिशा नहीं बदलना चाहिए। आप वेक्टर ए या वेक्टर बी जिसको भी आप खिसकाएंगे उसी के समांतर आपको खिसकाना है, दिशा में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो वेक्टर का मतलब बदल जाएगा। तो वेक्टर ए व वेक्टर बी के टेल को हमने मिला दिया। अब क्या करना है, इसके समांतर लाइन ड्रॉ करना है और इसके समांतर लाइन। तो क्या बन जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज आपका बन गया। ये क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज बन गया। अब जो विकर्ण, देखिए ध्यान दीजिए भाई, जो भी चतुर्भुज होगा उसमें दो विकर्ण होगा, आपको कौन सा विकर्ण लेना है, जो दोनों के कॉमन टेल से होके जाए। दोनों का टेल यही तो है, कॉमन टेल है कि नहीं, ये पॉइंट आपका कॉमन टेल है। तो इससे होकर जो जाने वाला विकर्ण होगा ये विकर्ण इन दोनों का परिणामी होगा। कॉमन टेल से जो होकर जाने वाला विकर्ण होगा वो क्या होगा, इन दोनों वेक्टर का परिणामी होगा। फिर से आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहले क्या करना, दोनों वेक्टर का टेल आपको मिला देना है, फिर दोनों वेक्टर के समांतर लाइन खींचना है जिससे कि ये क्या बन जाए, एक समांतर चतुर्भुज बन जाए। फिर क्या करना है, दोनों वेक्टरों का जो कॉमन टेल है, कॉमन, उससे होकर जाने वाला जो विकर्ण होगा वो विकर्ण क्या बताएगा, इन दोनों वेक्टरों के योग का परिणामी बताएगा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक, अब हम लोग फिर से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उन दोनों का योग का परिणामी निकालेंगे समांतर चतुर्भुज के नियम से। अब देखिए ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए एक आदमी है, पहले 4 मीटर पूरब की ओर जाता है, 4 मीटर पूरब की ओर जाता है। ठीक भाई, हम लोग ये इसको नॉर्थ मानते हैं, इसको ईस्ट, इसको साउथ, इसको वेस्ट। ये उत्तर, ये पूरब है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। तो आदमी पहले किधर जाता है, 4 मीटर पूरब की ओर, फिर वो वहाँ से मुड़ेगा और पुनः 4 मीटर उत्तर की ओर जाता है, पुनः 4 मीटर उत्तर की ओर जाएगा। तो उस आदमी का जो कुल विस्थापन होगा, कुल विस्थापन वो कितना होगा। विस्थापन फिर से सदिश राशि है, पहले विस्थापन 4 मीटर है, किधर है, पूरब की ओर, फिर विस्थापन 4 मीटर है उत्तर की ओर। तो जो टोटल विस्थापन होगा वो कितना होगा, कौन से दिशा में होगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग, मान लेते हैं
कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 4 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा 4 मीटर। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है आप हमेशा 1 सेंटीमीटर को मानो 1 न्यूटन 1 मीटर, आप 2 सेंटीमीटर को मान लो 1 मीटर, तो 8 सेंटीमीटर मानोगे 4 मीटर के बराबर, वो आपकी मर्जी है। जैसा मानक यहाँ पे आप लोग मानोगे उसी हिसाब से यहाँ पे क्या करोगे, लाइन की लंबाई आप खींचोगे, मतलब जो वेक्टर की लंबाई होगी उसे आप खींचोगे, बनाओगे। तो आपने क्या किया, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या माना 1 मीटर, तो 4 मीटर मतलब 4 सेंटीमीटर लाइन से आप प्रदर्शित करोगे 4 मीटर को, 4 सेंटीमीटर लाइन, तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 मीटर, मतलब ये हो गया 4 मीटर विस्थापन पूरब की ओर। और फिर यहाँ से वो जो टर्न लिया किधर लिया, इधर नॉर्थ की ओर, मतलब 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये उत्तर की ओर हो गया विस्थापन, इसका दूसरा वाला विस्थापन 4 मीटर। अब देखो दोनों का टेल यहाँ पे मिला है पहले से ही, हमने ऐसा बनाया है कि दोनों का टेल पहले से, देखो मैंने क्या किया, दोनों विस्थापन को अलग अलग बनाया। पहला विस्थापन 4 मीटर है पूरब की ओर, दूसरी बार जो विस्थापन है 4 मीटर है उत्तर की ओर, तो इसका नेट विस्थापन बताना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, दोनों का टेल पहले से ही मिला है, हमने बताया था समांतर चतुर्भुज में दोनों वेक्टरों का टेल आप मिलाओगे, फिर आप एक क्या कंप्लीट कर लोगे, समांतर चतुर्भुज आप कंप्लीट कर लोगे इस प्रकार। और कौन सा विकर्ण, ये वाला विकर्ण, ये है आपका परिणामी, आपका नेट विस्थापन ये है, ये क्या है, नेट विस्थापन है। तो बताइए भाई, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ध्यान दो, क्योंकि ये 4 तो ये भी 4 है, तो अगर ये 4 है तो ये 4 है, तो कितना होगा 4√2 होगा। पाइथागोरस थ्योरम से अगर देखो तो कितना आएगा 4√2 मीटर लंबा। और या फिर आप एकदम एग्जैक्ट पटरी की सहायता से बना के देखोगे तब भी इतना आएगा 4√2। अरे भाई √2 का मान मतलब 1.414 होगा, गुणा करोगे तो वही आएगा लगभग पटरी की सहायता से भी। तो ये जो टोटल विस्थापन है वो कितना होगा, कुल विस्थापन होगा आपका 4√2 मीटर। अच्छा दिशा क्या होगा, दिशा होगा नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि आपका देखो ये 4 मीटर तो ये भी 4 मीटर, तो एंगल कितना होगा 45 डिग्री होगा, ठीक। तो आपका ये नॉर्थ ईस्ट दिशा क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूरब होगा दिशा, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका वेक्टरों के जोड़ने का समांतर चतुर्भुज नियम, ठीक। अब देखिए जो बहुभुज नियम है, हम लोग जो ज्यामितीय विधि में बहुभुज नियम को जानते हैं, बहुभुज नियम, अब जब 2 से अधिक वेक्टर दिए गए हों, 2 से अधिक वेक्टर दिए गए हों, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, और ये मान लो वेक्टर सी है, और ये मान लो वेक्टर डी है। ये 4 वेक्टर हैं और चारों वेक्टरों को क्या करना है, जोड़ना है। तो हम लोग कौन सा नियम अपनाएंगे, बहुभुज नियम। जब 2 से अधिक वेक्टर होंगे और उनको जोड़ना होगा तो हम लोग कौन सा नियम अपनाएंगे, बहुभुज नियम अपनाएंगे। बाकी आगे और भी नियम आपको बताए जाएंगे, तो जो आपको आसान लगेगा उसी नियम का उपयोग करेंगे। जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाएंगे आपको नियम बताते जाएंगे, जितने ज़्यादा नियम आपको आएंगे सवाल आपके लिए उतना ही आसान होगा। तो जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, वस्तु पर 4 बल लगा है और आपसे पूछा जाए इस पे कुल कितना बल लगा है, तो ऐसे थोड़ी ना है कि डायरेक्ट हम लोग जोड़ के बता सकते हैं, क्योंकि वेक्टरों के जोड़ने का अलग नियम होता है, डायरेक्ट हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल, मतलब वेक्टर ए बनाते हैं, इसके हेड से वेक्टर बी का टेल हमने जोड़ दिया। अब फिर वेक्टर बी के हेड से वेक्टर सी का टेल,
जोड़ दिया। ध्यान देना है कि आप वेक्टर को जब खिसकाएंगे तो दिशा चेंज नहीं होना चाहिए, समांतर आपको खिसकाना है। और फिर वेक्टर डी बचा, तो सी के हेड से डी का टेल, ए के हेड से बी का टेल, बी के हेड से सी का टेल और सी के हेड से डी का टेल मैंने जोड़ा। अब आपको क्या करना है, आपको ये एक बंद आकृति बनाना है, बंद आकृति बनाना है, बहुभुज आपको बनाना है। तो भाई करना क्या, मिला दो यहाँ से यहाँ, यहाँ से शुरू किए थे यहाँ ख़त्म हुआ, यहाँ मिला दो। और ये जो आपका आएगा विपरीत, मतलब जो आपको क्रम, देखो ध्यान देना, वेक्टर का जो नया वेक्टर आपका आया ये वाला, इसका क्रम उल्टा है। आप ऐसे ऐसे घूम रहे थे ना, तो ये देखो ऐसे घूम रहा है, मतलब आपका जो नया वेक्टर आएगा ये होगा आर वेक्टर आपका परिणामी। अगर मैं इसकी लंबाई निकाल लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस नए वेक्टर का परिमाण, मतलब इन तीनों के परिणामी का परिमाण मिल जाएगा और दिशा भी मिल जाएगा एंगल निकाल के। तो आपका ये आ जाएगा आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ठीक, तो ये हो गया वेक्टरों के जोड़ने का बहुभुज नियम। अब देखिए ध्यान दीजिए भाई, अब जैसे मान लो किसी वस्तु पर 4 बल लगे हैं कुछ इस प्रकार, और चारों बलों का परिमाण क्या है, समान है। चारों बलों का परिमाण क्या है, समान है, यफ 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 यफ। अब मैं पूछूं वस्तु पर कुल कितना बल लगा, वस्तु पर कुल कितना बल लगा है, ध्यान दो। तो यहाँ पे 4 बल लगा है, तो हम लोग कौन सा नियम लगाएंगे, बहुभुज नियम। कौन सा, बहुभुज नियम। तो पहले वेक्टर को खींचेंगे यफ को, फिर दूसरा वेक्टर आपका ये मान लेते हैं ये वाला, तो इसके हेड से इसका टेल जुड़ेगा। फिर तीसरे वेक्टर को, फिर चौथे वेक्टर को ये। तो अगर ध्यान से देखो, चारों वेक्टर एक बंद आकृति बना रहे हैं। तो जब आपके 2 से अधिक वेक्टर होते हैं और वो एक बंद आकृति बना रहे हों, जब वो एक बंद आकृति बना रहे होते हैं, तो फिर ऐसे वेक्टरों का जो सदिश योग होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। सदिश योग क्या होगा, शून्य होगा भाई। देखो अगर ध्यान से देखो, ये ऑलरेडी बंद आकृति बना चुके हैं। बंद आकृति अगर हम लोग दोबारा बनाएंगे, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाएंगे, तो वो उसकी लेंथ क्या आएगी, 0 आएगी। इसका परिणाम में क्या होगा, 0 होगा। परिणाम में क्या होगा, 0 होगा। तो जब भी 2 से अधिक वेक्टर एक बंद आकृति बनाएंगे तो उनका परिणाम में क्या आएगा, शून्य आएगा। इसमें सवाल देखो कैसा पूछा, मतलब सवाल कैसे पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए 3 वेक्टर हो, कितने वेक्टर हो, 3 वेक्टर, और 3 वेक्टर मिल के अगर बंद आकृति बनाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, त्रिभुज। क्या बनाएंगे, त्रिभुज। तो अगर आपसे पूछा जाए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे इस टाइप का सवाल पूछा जाए, पहला पॉइंट है 2 4 6 और 4 3 5 और 2 3 7 6 2 और 9, मतलब 3 वेक्टरों का कॉम्बिनेशन दिया गया है। जैसे मतलब कि ये 3 वेक्टर हैं जिनके परिमाण आपको दिए गए हैं 2 4 6, ये भी 3 वेक्टर हैं जिनके परिमाण है 4 3 5। अगर आपसे पूछा जाए
इनमें से, इन चारों में से जो चारों कॉम्बिनेशन आपको दिया गया, तीन तीन वेक्टर का कॉम्बिनेशन दिया गया है, पूछा जाए कौन से, मतलब कौन से संयोग में, मतलब कौन से संयोग में वेक्टरों का योग शून्य हो सकता है, कौन से संयोग में वेक्टरों का योग शून्य हो सकता है। तो सुनिए भाई, ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर दो छोटे वेक्टरों के परिमाण को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो आएगा, मतलब योग, दो छोटे वेक्टरों के परिमाण को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद वो तीसरे वाले से, मतलब सबसे बड़े वाले से भी बड़ा आना चाहिए। दो छोटे वाले का योग सबसे बड़े वाले से भी बड़ा आना चाहिए। आपको बताया गया होगा, जैसे त्रिभुज होता है, त्रिभुज में कभी भी दो भुजा की लंबाई जोड़ोगे तो वो तीसरे भुजा की लंबाई से क्या आएगा, बड़ा आएगा। तीसरे भुजा की लंबाई से हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा। अगर ऐसा है तब तो त्रिभुज आपका माना जाएगा, अगर ऐसा नहीं है तब तो आपका त्रिभुज नहीं बनेगा। तो आपको ध्यान क्या देना है कि हमेशा दो को जोड़ेंगे तो वो तीसरे से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तब तो वो त्रिभुज बनाएंगे, और जब त्रिभुज बनाएंगे मतलब बंद आकृति बनाएंगे, तब उनका परिणामी शून्य आएगा, मतलब शून्य आ सकता है, आएगा। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे जोड़े हैं, मतलब इसमें कौन कौन से ऐसे संयोग हैं। जैसे 4 3 7, तो देखो 7 5 से बड़ा है, तो ये तो पॉसिबल है, ये 0 हो सकता है। अच्छा 2 3 5 जोड़ने के बाद 7 से छोटा है, ये पॉसिबल नहीं है, ये बंद आकृति कभी नहीं बनाएंगे। 6 2 9, तो 6 2 कितना आएगा, 8, 6 2 कितना आएगा, 8। और देखो 8 आपका 9 से छोटा है, योग दो का योग हमेशा तीसरे से बड़ा आना चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। हाँ ये देखो 2 4 6, ये 6 के बराबर है, ना तो बड़ा है ना तो छोटा है, तो ये भी पॉसिबल है। ये कैसे पॉसिबल है, अरे भाई ये दोनों अगर ये दोनों जुड़ करके इसको कैंसिल कर सकते हैं, मतलब अगर बंद आकृति नहीं बनाएंगे तब भी, जैसे मान लो 2 न्यूटन इधर लगे हो और 4 न्यूटन भी इधर लगे हों और 6 न्यूटन आपका अकेले इधर लगा हो, तो ये 6 जुड़ करके इस 6 को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो या तो बराबर आ जाए, दो का योग तीसरे के बराबर आ जाए, या तो दो का योग तीसरे से बड़ा आए, तब जा कर के हम लोग क्या कहेंगे, बंद आकृति बनेगी, तब भी उनका रिजल्टेंट 0 संभव है, और या फिर दो का योग तीसरे के बराबर आ जाए, तब भी कैंसिल हो सकते हैं, तब भी योग शून्य हो सकता है। तो ऐसे सवाल जब भी पूछे जाएं, आपको दे देंगे 2 के देंगे या 3 के देंगे, सॉरी 2 के नहीं, मतलब 3 के देंगे या 4 के देंगे या 5 के देंगे, तो आपको क्या करना है, 2 को जोड़ना है, तीसरे से देखना है, बढ़ाना चाहिए। ऐसे अगर 3 होगा 4 होगा तो 3 को जोड़ना है, चौथे से बढ़ाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार आप लोग सवाल को कर सकते हो। तो आगे के लेक्चर हम लोग कल देखेंगे।